23 के पेपर के लिए स्वागत है दोस्तों आपका आई2 स्टडी टीम पर। आज का टॉपिक है डीसीए सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी दोस्तों। ओनली इस वीडियो में आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी। फर्स्ट यूनिट से टॉपिक है इंटरनेट। फर्स्ट सब्जेक्ट का करवा चुकी हूँ, यदि आपने नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। इस वीडियो में आपको करवाऊंगी इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन करवाऊंगी, जो कि आपको पेपर में देखने के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। इन टॉपिक पर बात करेंगे आज। इन टॉपिक को कवर करेंगे। इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट क्या है। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, यूआरएल के बारे में पढ़ेंगे, पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, www के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे। इन टॉपिक को कवर करेंगे अपन पूरे तरीके से। इनसे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 100% आपका एक क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फर्स्ट यूनिट में से आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आप इसमें देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलना कि इतना बड़ा क्यों लिख दिया हमें क्वेश्चन। इसमें ये लिख कर बताया है क्वेश्चन किस टाइप में आ सकते हैं। ठीक है, इस यूनिट से इसमें देखेंगे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इतिहास देखेंगे, लाभ एवं हानियाँ देखेंगे, इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर देखेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी के किन किन तरीकों का यूज़ किया जाता है, यूआरएल के बारे में देखेंगे क्या होता है, पार्ट ऑफ यूआरएल के पार्ट देखेंगे, पोर्टल देखेंगे क्या होता है, पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स गुण विशेषताएं लक्षण ये की बात होती है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट देखेंगे, ईमेल के बारे में देखेंगे, ईमेल क्या होता है, ईमेल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, समझाएंगे हम आपको और इसके लाभ देखेंगे। www क्या होता है, इसके लाभ देखेंगे और ये क्या होता है। ठीक है, आपको ये देख सकते हो। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे। इन टॉपिक को अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको डीसीए सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट आईटी ट्रेंड्स के यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। उस यूनिट में से आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पेपर में, उससे बाहर नहीं जाएगा आपका। कमेंट्स आ रही थी मैम हमने बिल्कुल भी याद नहीं किया, आप ऐसे बताइए कि हम पास हो जाएं, इसलिए हम आपके लिए यह लेकर आए हैं। अब आती यूनिट फर्स्ट। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी, आंसर भी लेकर आई हूँ मैं, आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पूरा आंसर बताऊंगी। इसमें से आपका इस यूनिट से पेपर में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यूनिट फर्स्ट। यदि दोस्त आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। सरल से सरल शब्दों में लेकर आए हम आपके लिए। आपको ऐसा आंसर ना तो 20 में मिलेगा, यदि आपके पास 20 है तो उसमें भी नहीं मिलेगा और बुक में भी नहीं मिलेगा। सरल से सरल शब्दों का यूज़ करके हम लेकर आए आपको। इस वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, उसमें ही आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो के साथ आप 16 नंबर लेकर जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंटरनेट। इंटरनेट सबसे आधुनिक सिस्टम है। इंटरनेट को आप विभिन्न प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्व स्तरीय ग्रुप नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको भी लग रहा है बहुत सिंपल, बहुत सरल सरल शब्दों का यूज़ किया गया है। आगे लिखना है आपको इसी प्रकार पैराग्राफ चेंज करके। इस नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सिंपली कंप्यूटर, ये कंप्यूटर लिख रहा है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई साधन हैं जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखना है फिर आपको। बिल्कुल वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इसमें ही आपको पूरा याद हो जाएगा। आगे है इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन इसमें बहुत से सर्वर कनेक्ट होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी के होते हैं। कुछ एम्स इंटरनेट सर्विसेज गोफर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल WWW का यूज़ इंटरनेट में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए होता है। आगे है इंटरनेट को हम विज्ञापन का माध्यम कह सकते हैं। आगे है
इंटरनेट क्लाइंट सर्वर पर आधारित होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर या मोबाइल जो इंटरनेट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं वो क्लाइंट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंट कहलाते हैं। और जहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव रखी है उन्हें हम सर्वर कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। इसमें से आपको अच्छे से पढ़ लेना है, वीडियो को रोक रोक कर पूरा याद हो जाएगा आपको। 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपने बिल्कुल अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास। मुख्यतः इंटरनेट का यूज़ अमेरिका की सेना के लिए किया गया है। शीत युद्ध के समय अमेरिकन सेना एक अच्छी, बड़ी, विश्वसनीय कम्युनिकेशन सेवा चाहती थी। 1969 ARPANET एक नेटवर्क मांगा गया जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई। 1972 तक इसमें कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई। आगे लिखा है, और आपको पेपर में लिखने का तरीका यदि मालूम नहीं है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। मैंने आपको ओपन बुक से पेपर हुए थे उसके कॉपी में लिखकर भी बताया था कि आपको कैसे पेपर में लिखना चाहिए, उसी प्रकार आपको पेपर में लिखना है, तभी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल पाएंगे। लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आगे 1973 में इसका विस्तार इंग्लैंड की नॉर्वे तक हो गया। 1974 में ARPANET को उपयोग में लाया गया, उसे टेलनेट के माध्यम से लाया गया। 1982 में इंटरनेट के लिए सामान्य नियम बनाए गए, इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन प्रोटोकॉल TCP/IP के नाम से जाना गया है। अब आगे लिखना है आपको। 1990 में ARPANET को समाप्त कर दिया गया और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट करता है। आगे वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। VSNL इसका फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में इंटरनेट की सेवाएं प्रदान की। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये कुछ फैक्ट्स लिखे हैं हमने आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर इंटरनेट का जनक विंटबर्फ को माना जाता है। और WWW के जनक के रूप में टिम बर्नर्ली को माना जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के लाभ। ठीक है, पहले नंबर पे दिया गया है बिल। आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा, वीडियो को रुक रुक कर। लाभ दिया गया है, इसकी डिटेल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम आपके लिए ये पढ़कर नहीं बता रहे हैं, इसमें से आप पढ़ सकते हो बिल्कुल। सेकंड नंबर पे है सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट। अब आगे आता है ऑनलाइन ऑफिस। ये क्या है? एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के एडवांटेज हैं। फिर आगे लिखना है उसमें ऑनलाइन ऑफिस में आगे ये लिख देना है। अब आगे आता है बिजनेस प्रमोशन। इसमें आपको ये लिख देना है, इसमें दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखना है और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा, बुक में या आप 20 से भी पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। फ्रीलांसिंग, यहाँ पे आपको ये कर लेना है सब कुछ अच्छे से। फिर यूट्यूब के बाद आपको ये दिया गया है, ये लिखना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रुक रुक कर। और आज का वर्णन करके बता दिया है हमने आपको। यदि आपको और आगे करना है तो ऑनलाइन जॉब डिटेल्स एंड एप्लीकेशंस 7वें नंबर पे दिए गया है। एंटरटेनमेंट आगे है ऑनलाइन शॉपिंग। इन पर आप अच्छे से लिख सकते हो टॉपिक डिटेल में। अब पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट की हानियाँ। ये आपको दी गई हैं, इनको आपको डिटेल में लिख लेना है बिल्कुल। इंटरनेट से क्या डिसएडवांटेज हैं? वेस्ट ऑफ टाइम।
टाइम वेस्ट होता है। इंटरनेट इज़ नॉट फ्री, फ्री नहीं मिलता है। ये आपको इन पर टॉपिक लिख देना है अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल इसमें क्लियर दिख रहा है, आप पढ़ते जाइएगा। अब आता है इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट में अंतर। ये आपको 100% पढ़ लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये टॉपिक है। इसमें ये वैसे तो इम्पोर्टेंट पूरा है, लेकिन ये आपको 100% अधवा में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें इंटरनेट और इंटरनेट क्या होता है, इसमें अंतर पढ़ना है। इंटरनेट में फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे, इंटरनेट कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। इसमें फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे, इंटरनेट इंटरनेट का एक पार्ट का एक हिस्सा है जो किसी स्पेशल फॉर्म के प्राइवेट ओनर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, मालिक के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट सेकंड नंबर पर लिखेंगे, इंटरनेट का कोई भी यूज़ कर सकता है। इंटरनेट का यूज़ कोई भी कर सकता है। इसमें है, इंटरनेट केवल संगठन के सदस्य द्वारा ही यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट की सिक्योरिटी इंटरनेट के कंपेयर कम होती है। इसमें लिखना है, इंटरनेट अधिक सिक्योर होता है, ठीक है। आगे है, इंटरनेट में यूज़र की संख्या अनलिमिटेड होती है और इंटरनेट में यूज़र की संख्या लिमिटेड होती है। इसमें लिखना है फिर, इंटरनेट में ट्रैफिक अधिक होता है, इंटरनेट में ट्रैफिक कम होता है। फिर आगे लिखना है, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है और इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। इसमें आगे लिखना है, इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्क लैन मैन वैन को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। और इसमें लिखना है, इंटरनेट एक मेन रूप से लैन से मिलकर बना होता है। फिर इसके आगे लिखना है, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता है। और इसमें लिखना है, इंटरनेट का कोई ना कोई मालिक ज़रूर होता है। इसमें लिखना है, इंटरनेट का यूज़ बड़े एरिया के लिए किया जाता है। और इसमें लिखना है, इंटरनेट का यूज़ छोटे एरिया के लिए किया जाता है। इसमें हमने आपको 9 पॉइंट बता दिए हैं। इसमें से आप कोई 8 लिख सकते हो या 9 भी लिख सकते हो, क्योंकि 16 नंबर का आ सकता है अंतर, तो आपको इसमें इतने पॉइंट लिखना होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी। हमने आपको टॉपिक बताए थे, उसमें से ही हम आपको करवा रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। हम आपको पूरा पढ़कर बता रहे हैं अच्छे से, और कुछ कुछ पढ़कर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी का अर्थ, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए किन किन तरीक़ों का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हम निम्न तरीक़ों का यूज़ करते हैं। ये लिखने के बाद आपको ऐसे लिख देना है, किन किन तरीक़ों का यूज़ किया जाता है। इसमें हो जाएगा पहले डायल अप या PSTN, पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक है ये, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको ये पढ़कर नहीं बता रहे हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपको उसके आगे लिख देना है। फिर नेक्स्ट है ISDN, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसको भी आपको अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। ये है, ये छोटा ही है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इसमें आपको। थर्ड नंबर पे दिया गया है लीजर्ड लाइन कनेक्शन, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आता है आपका फोन नंबर पे VSAT, इसका फुल फॉर्म हो जाता है वेरी स्मॉल अटैच्ड टर्मिनल। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जियो लिख रहा है, जियो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आता है, फिर उसके बाद में आपको फ़ोन नंबर वाले में ये भी लिखना है। फिर आता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये आप पढ़ लीजिएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में है, ठीक है। इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है आपको,
अब आगे दिया गया है 5 का वर्णन करवा चुके हैं हम आपको। अब 6वें में आपको वायरलेस कनेक्शन, फिर अगला USB मॉडेम कनेक्शन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे इतना इनफ है। अब देखेंगे URL क्या होता है। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। URL किसी एक वेबसाइट या वेब पेज को दर्शाता है। यह आप किसी भी वेब पेज तक ले जाता है, वेब पेज तक ले जाता है। URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेब पेज साइट का एड्रेस होता है, जिसकी शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में की थी। आपको इसका URL का डायग्राम बनाना है, पेपर में आपको इसी प्रकार बनाना है और आप अच्छे से डेकोरेट करके बना सकते हो आप, ठीक है। ये फुल फॉर्म लिख देना है। फिर आपको लिखना है HTTP, ये लिख रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो HTTP के बाद में HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ये लिख रहा है प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है। फिर HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये फुल फॉर्म हो गया है। फिर आपको दिया गया है www, ये क्या है, सब डोमेन है। ये लिखकर फिर एरो बनाकर आपको ये लिख देना है, ये क्या है, सब डोमेन है। फिर आपको लिख देना है, ये लिख देना है वेबसाइट का नाम लिख देना है। जैसे कि हमने लिख दिया है गूगल, यहाँ पे गूगल लिख दिया है हमने। ये क्या है, डोमेन नेम है, ये नीचे लिख देना है आपको, ये क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। फिर डॉट लिखना है, ये लिख रहा है आप यहाँ देख सकते हो डॉट, इस पर ध्यान न दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डॉट दिया गया है, डॉट के बाद लिख रहा है, ये दिख रहा है डॉट, फिर कॉम लिखा है, डॉट लगाकर कॉम लिखना है। फिर ये क्या है, TLD है, कॉम क्या है, TLD है। फिर इसका फुल फॉर्म लिख देना है टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। ये डायग्राम आपका पूरा हो चुका है। आपको इसी प्रकार लिखना है जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में लिखकर बताया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। इसमें डायग्राम भी बनाना है आपको, तभी इसमें पूरे से पूरे नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं पार्ट ऑफ URL। यदि दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। और आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे पार्ट ऑफ URL। पहले नंबर पर लिखेंगे HTTP, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया है, आप लिख लीजिएगा। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र होता है। फिर अगला है, सेकंड नंबर पर लिख देना है आपको डोमेन नेम। डोमेन नेम आपको दिया गया है, डोमेन नेम जो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस कहते हैं। यह एक सब डोमेन है, ये डायग्राम में समझाया है, उसी का ही आपको बताया गया है। डायग्राम बनाने के बाद आपको इस प्रकार लिखना है। फिर आपको लिखना है सब डोमेन नेम, यह एक सर्वर है। फिर नेक्स्ट है गूगल, यह एक संस्था है। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई सी भी वेबसाइट आप। फिर लिखना है .com, ये .com लिख रहा है। यह एक डोमेन नेम का एक्सटेंशन होता है जो यह बताता है कि यह किसी प्रकार की वेबसाइट है, किस प्रकार की वेबसाइट है। अब आता है पोर्टल। पोर्टल क्या होता है पहले उसको देख लीजिएगा। वेबसाइट की ग्रुप को पोर्टल कहा जाता है। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ है प्रवेश द्वार होता है, जिससे दूसरी कहीं संबंधित वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट से जुड़ने पर कई प्रकार के पोर्टल मिलते हैं। पोर्टल विभिन्न रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मैनेज करके उपलब्ध कराता है। आगे पोर्टल के साथ कई तरह की सर्विस दी जाती हैं, जैसे पोर्टल यूज़र को सर्च इंजन की सुविधा देते हैं। इसके अलावा होम पेज, ईमेल की सुविधाएं भी देता है। कुछ पोर्टल न्यूज़, एंटरटेनमेंट, स्टॉक मार्केटिंग आदि की लिंक भी देते हैं। हम इन लिंक के द्वारा उन वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। कुछ फेमस पोर्टल के नाम इस प्रकार हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। याहू, AOL, नेटस्केप, ये आपको इत्यादि। अब आगे लिखना है फीचर्स ऑफ पोर्टल।
वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। और यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आपको ये वीडियो मात्र आधे घंटे में मिल रही है, मात्र आधे घंटे में मिल रही है और हमने आपके लिए ये 3 घंटे निकाल कर ये वीडियो बनाई है दोस्तों। फीचर्स ऑफ पोर्टल, पोर्टल की गुण विशेषताएं या लक्षण। पहले नंबर पर देखेंगे, पोर्टल की हेल्प से दूसरी वेबसाइट से सूचना प्राप्त की जा सकती है। सेकंड नंबर पर है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था सरल होती है। थर्ड नंबर पर है, पोर्टल वेब होस्टिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। फोर्थ नंबर पर है, पोर्टल पर सभी प्रकार की मशीनें कनेक्ट होती हैं। ये आपके पोर्टल के फीचर्स हो चुके हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। हम आपको इसके नाम बता देते हैं, आपको इसके अच्छे से वो पढ़ लेना है, डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, मेडिसिन, ऑनलाइन शॉपिंग, गवर्नेंस ऑन या थ्रू द इंटरनेट। ये आप इनको डिटेल में भी पढ़ सकते हो। अब आता है ईमेल क्या है, व्हाट इज़ द ईमेल। ईमेल क्या है पढ़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में ईमेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ईमेल इंटरनेट की सबसे अधिक यूज की जाने वाली सर्विस है, जिसकी हेल्प से यूज़र एक या एक से अधिक व्यक्तियों को मैसेज सेंड या रिसीव कर सकता है। ईमेल को मेल सर्वर के द्वारा रिसीव किया जा सकता है। वेब एड्रेस की तरह ही ईमेल एड्रेस होते हैं जो ब्राउज़र प्रोग्राम की हेल्प से यूज़ किए जा सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, बहुत से सरल शब्दों का उपयोग करके हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिससे कि आपके पास टाइम नहीं है और आपको एक बार में याद हो जाए। फिर आगे लिखना है सेंडिंग प्रोसेस ऑफ ईमेल। फिर इसमें लिख देना है आपको, यदि आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप उसे ऑफलाइन तैयार कर सकते हैं और उसे ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। ईमेल के द्वारा भेजने के लिए हमें निम्न स्टेप का यूज़ करते हैं। आप इन स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा। स्टेप हैं जैसे कि आप ईमेल बनाते हो तो आपको मालूम होगा, और यदि आप किसी ने नहीं बनाई तो आप इस प्रकार बना सकते हो। फर्स्ट स्टेप है, पहली स्टेप है, सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें। आगे उसमें उस एड्रेस को टाइप करें जिस पे हमारी ईमेल आईडी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप है, ब्राउज़र के एड्रेस बार में एड्रेस एंटर करने के बाद उस साइट को ओपन करने पर उसमें हम यूज़र नेम बॉक्स में ईमेल आईडी तथा पासवर्ड बॉक्स में पासवर्ड टाइप करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं तो उसकी होम पेज स्क्रीन ओपन हो जाती है। अब थर्ड स्टेप है, मैसेज को सेंड करने के लिए हम राइटर मेल, कंपोज मेल ऑप्शन पर क्लिक करें तो स्क्रीन पर न्यू विंडो ओपन होगी। फिर आगे उसमें पहले बॉक्स में ईमेल आईडी टाइप करते हैं जो कि उसका मेल आईडी होता है, उसको हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला स्टेप है, यदि हम ईमेल में पहले से बनी फाइल को अटैच करना चाहते हैं तो अटैचमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही हमारी कंप्यूटर ड्राइव ओपन हो जाएगी, उसमें से उस फाइल को सिलेक्ट करें जिसे हम सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप है, डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद या मेल को टाइप करने के बाद सेंड बटन पर क्लिक करें। सेंड पर क्लिक करते ही मेल उस आईडी पर पहुंच जाएगा जो हमने मेंशन की थी, यानी कि डाली थी। ठीक है, ये आपके स्टेप हो चुके हैं ईमेल के, इस प्रकार आप कर सकते हो। फिर इसके ईमेल के एडवांटेज ऑफ ईमेल। पहले नंबर पे है, ईमेल पर मैसेज के गुम होने का डर नहीं रहता है, मैसेज के खोने का डर नहीं रहता है। नेक्स्ट है, ईमेल के माध्यम से लेटर्स, मैसेज के साथ साथ विभिन्न फाइल्स, डेटा, फोटो तथा दूसरे प्रकार के डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और नेक्स्ट है, ईमेल के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति
को अपना मैसेज कुछ ही सेकंड में उस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं जो ईमेल टाइप किया गया हो। ये आई होप आप लोगों को ये सभी तो आते ही होंगे, नहीं भी आते हैं तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा इनको। एक बार पढ़ने में मात्र याद हो जाएंगे आपको, जिससे कि आप पेपर में अच्छे से लिख सको। ईमेल भेजने वाले को ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति से किसी तरह का पहले से अपॉइंटमेंट यानी कि समय नहीं लेना पड़ता। इसे हम अपनी सुविधा अनुसार भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, ईमेल भेजते समय कोई भी व्यक्ति या माध्यम रुकावट उत्पन्न नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ईमेल प्राप्त करने वाला भी रुकावट पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि ईमेल उसके कंप्यूटर की मेल बॉक्स में स्टोर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे वाला कर लेना है। फिर नेक्स्ट है, अब आता है चैटिंग। चैटिंग क्या होता है? आप सभी लोग जानते होंगे चैटिंग क्या होता है। चैटिंग इंटरनेट पर की जाने वाली एक प्रोसेस होती है। यह टेलीफोन पर बात करने के समान है। अंतर केवल इतना है कि इससे बोलने की जगह हम मैसेज और टाइप करके कंप्यूट करते हैं। यह तुरंत रिसीव के पास पहुंच जाता है और उसकी स्क्रीन पर शो हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। चैटिंग निम्न प्रकार की होती है। चैटिंग निम्न प्रकार की होती है, आप देख लीजिएगा। इंटरनेट चैटिंग, टेक्स्ट चैटिंग, वॉइस चैटिंग। ठीक है, अब देखेंगे WWW क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका हिंदी मतलब होता है विश्व वार दिवस। क्या होता है? वार यानी तार। ठीक है, WWW डॉक्यूमेंट का एक ग्रुप होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से कनेक्ट होते हैं। हाइपर टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट कर लेना है। इमेज, साउंड आदि का समावेश होता है। WWW इंटरनेट एक सेवा है। सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने 1969 में कैमरा में लैब किया था। अब आगे आता है, आपको ये देख लेना है, देख लीजिएगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप अच्छे ध्यान से देखते जाइएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आपको ये इसकी विशेषताएं दी गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो को रुक रुक कर अच्छे से पढ़ना है आपको, इन सभी को पढ़ते जाइएगा। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको पढ़कर नहीं बता रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये ब्राउज़र है। ठीक है, अब आगे दिया गया है, ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र, सेकंड है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ये क्या होते हैं? यह ब्राउज़र केवल टेक्स्ट को ही सपोर्ट करते हैं। और सेकंड नंबर पे दिया गया है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स। ये दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा फटाफट। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको पढ़कर नहीं बता रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो। फिर आगे ये दिया गया है, ये आपका ये है, यहाँ तक आपको कर लेना है। फिर इसका आप लिख सकती हो, नहीं यहाँ तक इनफ है। ये आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, एक बार और आप इसको देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, ये और इसकी नेक्स्ट यूनिट की हम
ये है आपका, इस प्रकार आपको करना है ये, ठीक है। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको ओनली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको ऑल सब्जेक्ट के डीसी एंड पीजीडीसी का आपको इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आपकी सभी दोस्तों की हेल्प हो जाएगी। पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के इंटरनेट एंड ई कॉमर्स डीसी वालों का सब्जेक्ट है और पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइन। सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में डीसीए सेकंड सेमेस्टर एंड पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के आईटी ट्रेंड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि आपने नहीं किए तो उनको भी ज़रूर कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी पीजीडीसीए एंड डीसीए सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइन की यूनिट सेकंड करवाऊंगी। इसकी यूनिट फर्स्ट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं किया तो उसको भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। पिछली वीडियो में बताना भूल गए कि आईटी ट्रेंड्स करवाई हमने आपको, उसमें पीजीडीसीए बोलना भूल गए हैं। तो आपको डीसी एंड पीजीडीसीए दोनों सेमेस्टर के लिए हैं, वो भी आईटी ट्रेंड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अब सेकेंड यूनिट। निम्न पर टिप्पणी लिखना है। ये टॉपिक दिए गए, इन पर टिप्पणी लिखना है। इसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन पर बात करेंगे। याहू क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ईमेल प्रोटोकॉल क्या होता है। ईमेल पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, ईमेल क्या होता है। इस वीडियो में पढ़ेंगे ईमेल प्रोटोकॉल क्या होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, इसके एडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इन टॉपिक को कवर करेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। और इस वीडियो में से आपको 16 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। पेपर में एक क्वेश्चन आएगा 16 नंबर का, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करते हो तो आपका लॉस हो जाएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो के साथ आप 16 नंबर लेकर जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। इसलिए अब आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। ये सेकेंड यूनिट है, टॉपिक है सर्च इंजन क्या होता है। वेबसाइट में सर्च इंजन वेबसाइट में एक फेमस और सुविधाजनक प्रोग्राम है। सर्च इंजन का एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन में से किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करके हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। जैसे किसी संस्था, कंपनी, कॉलेज आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन पर उपलब्ध हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एग्जाम्पल है यहाँ पे याहू, ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं याहू। और आगे दिया गया है, ये सभी सर्च इंजन काफ़ी फेमस हैं। इनमें से सबसे अधिक फेमस और यूज़ किए जाने वाला सर्च इंजन गूगल है। गूगल पर किसी सर्च इंजन करने के लिए हम निम्न स्टेप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये स्टेप वाइज आपको भी ये भी करना है। ये स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है वेब ब्राउज़र में वेबसाइट के URL को टाइप करते हैं तथा इंटर की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद गूगल की वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है, गूगल के होम पेज में सर्च बॉक्स में उस शब्द को टाइप करते हैं जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। और नेक्स्ट है, क्लिक करते ही सर्च बॉक्स में इंटर किए गए शब्द की लिंक स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। अब आता है याहू। याहू क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। याहू का URL http://www.yahoo.com यह एक सर्च डायरेक्टर है। सब्जेक्ट की कैटेगरी के आधार पर मैनेज होता है। फिर आगे दिया गया है, याहू एक पोर्टल के रूप में काम करता है, क्योंकि
इस पर एक से अधिक लिंक कनेक्ट होती हैं। ठीक है, आप याहू के बारे में जान चुके हो अच्छे से, और आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, उससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप फिर कभी नहीं भूलोगे। अब आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? यह एक डिजिटल लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्रोटोकॉल रूल्स यानी नियम का एक समूह होता है। इन नियमों को अपनाने से दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकती हैं और सूचना का आदान प्रदान कर सकती हैं। हम प्रोटोकॉल के बिना इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते। फिर आगे लिखना है आपको, प्रोटोकॉल इंडस्ट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोटोकॉल के सभी डेटा को बाइनरी में स्टोर किया जाता है। प्रोटोकॉल लैंग्वेज बिट, कैरेक्टर, इंटीजर आदि का मिश्रण है। कंप्यूटर नेटवर्क का आदान प्रदान करने के लिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, जैसे लैन, इंटरनेट, इंट्रानेट आगे आदि में। इसमें सबसे कॉमन प्रोटोकॉल HTTP है, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर यूज़ किया जाता है। इंटरनेट में यूज़ किए जाने वाले प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं। ये प्रोटोकॉल दिए गए हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। TCP या IP भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन, यहाँ पे O कर लेना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। सेकंड है SLIP, इसका फुल फॉर्म है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन सभी को पढ़ लेना है आपको। फिर आता है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट। इन सभी को आपको एक बार देख लीजिएगा, फटाफट आप एक बार इनको जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है। अब आगे आते हैं, और भी दी गए हैं, इनको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब इनका वर्णन करना है। TCP या IP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP एक फेमस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यह किसी भी मैसेज को उन पैकेट की सीरीज़ में डिसाइड करना जिन्हें रिसोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है और वहां से डेस्टिनेशन पर फिर से प्राप्त किया जा सकता है। नेटवर्क पर डेटा पैकेट भेजने के लिए हम 2 जनरल नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, TCP और IP ये होते हैं। फिर आगे आपको लिख देना है, फिर इनको एक साथ लिखकर फिर आप अलग अलग भी लिख सकते हो। TCP जो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने में यूज़ किया जाता है। यह TCP फाइल और मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में हेल्प करता है। फिर आगे आपको सेकंड नंबर डालकर आप अलग में लिख सकते हो, पहले साथ में वर्णन कर देना है, फिर आगे लिखना है सेकंड नंबर डालकर। आता है IP। यह प्रोटोकॉल रिसीवर के कंप्यूटर के एड्रेस को संभालने का काम करता है, जिससे प्रत्येक पैकेट सही जगह पर भेजा जा सके। इसको आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा, ये उसके आगे और लिख देना है। अब आता है आपका SLIP। SLIP क्या होता है इसको भी देख लीजिएगा। SLIP इंटरनेट प्रोटोकॉल का यह पुराना वर्जन है। इसे सीरीज कोड्स और मॉडम कनेक्ट के काम के लिए डेवलप किया गया है। वास्तव में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का एक दूसरा रूप है, लेकिन इसे यूज़ कम किया जाता है क्योंकि यह डेटा ट्रांसमिशन में होने वाली गलतियों को नहीं पहचानता। इसको याद रखिएगा, ये गलतियों को नहीं पहचानता। SLIP। अब आता है FTP। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप इसको भी जल्दी से पढ़ लीजिएगा, हम आपको पूरा पढ़कर नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ लीजिएगा इसे। अब आता है FTP के
FTP प्रोटोकॉल बाइनरी तथा टेक्स्ट फाइल का आदान प्रदान करता है और इसके उद्देश्य आते हैं, मुख्य उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य को अपन पढ़ लेते हैं जल्दी से। कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को प्रमोट करना। सेकंड है FTP हमें क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट में फाइल ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है FTP फाइल ट्रांसफ़र, ये T है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसमें SFTP और TFTP का यूज़ होता है। नेक्स्ट है FTP दोनों पोर्ट 20 और 21 का यूज़ करते हैं। एक का यूज़ ऑथेंटिकेशन और दूसरे का यूज़ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पोर्ट 22 का यूज़ SFTP के लिए किया जाता है। इसके कारण 22 एक वास्तव में एक दूसरे प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट 9 है। आगे लिखना है आपको, जिसे हम सिक्योर शेल कहते हैं, जो कि SSH के समान कार्य करता है। TFTE में 67 पोर्ट नंबर का यूज़ किया जाता है। अब आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTTP वह इंटरनेट पर यूज होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट, एम कर लेना ही, इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। वह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ वेब ब्राउज़र की एड्रेस बार में www से पहले किया जाता है। ठीक है, अब आता है आपको ये आगे और लिख देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेलनेट आता है, टेलनेट के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ये दिया गया है टेलनेट और आगे दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आता है गोफर, ये प्रोटोकॉल चल रहा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। गोफर, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल क्या होता है हमने आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट यूनिट में करवा दिया था। अब आता है ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल क्या होता है इसको पढ़ते हैं। सिस्टम में ईमेल सुविधाओं को प्रोसेस करने के लिए इन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इन प्रोटोकॉल की हेल्प से ही मेल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचता है। इन प्रोटोकॉल का यूज़ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को मेल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह निम्न प्रकार हैं, ईमेल प्रोटोकॉल निम्न प्रकार हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो UUCP, सेकंड है SMTP, इसका फुल फॉर्म है सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है .X400। नेक्स्ट है MIME, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अब इनका एक एक का वर्णन करना है, ये एक एक दिए गए हैं, प्रत्येक का वर्णन करना है चारों का। ये प्रैक्टिकल में आया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था ये प्रैक्टिकल में पूछा गया है क्वेश्चन। यदि आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें ये पूछा गया है। PGDCA एंड DC सेकेंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ईमेल क्या है, ईमेल के प्रोटोकॉल बताइए। और हमने आपको ये प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, उनमें भी बताया था, तो ये आपको प्रैक्टिकल में भी देखने को मिला है। अब आता है UUCP। यह एक प्रोग्राम यूटिलिटी है जो यूनिक के सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, दो यूनिट कंप्यूटर के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करता है। UUCP के पहले वर्जन हनीवार UUCP तथा टेलर UUCP के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्न प्रकार काम करता है। यहाँ पे इसके काम दिए गए हैं, ये क्या क्या काम करता है। दो होस्ट के बीच फाइल ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है ईमेल तथा यूज़रनेट ग्रुप के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन डिवाइस को कंट्रोल करता है। अगला UUCP पैकेज को मैनेज करने के लिए यूटिलिटीज़ का एक संकलित प्रदान करता है। अब आता है SMTP। SMTP क्या होता है? SMTP को आउटगोइंग ईमेल भेजने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रोटोकॉल
टीसीपी कनेक्शन को करते हुए दो सिस्टम के बीच मेल का आदान प्रदान करता है। इंटरनेट पर हज़ारों लाखों सिस्टम एसएमटीपी की हेल्प से ईमेल भेजते हैं तथा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होता है। वास्तव में इस प्रोटोकॉल का यूज़ ईमेल को डाउनलोड तथा अपडेट करने के लिए किया जाता है। इस प्रोटोकॉल द्वारा सर्वर से ईमेल प्राप्त करना है। फिर अगला है .x400। इस प्रोटोकॉल का यूज़ ईमेल कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। इसका मेन यूज़ बाइनरी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फोन नंबर पे दिया है। अब आता है MIME क्या होता है। अब आता है MIME क्या होता है। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यह प्रोटोकॉल का यूज़ फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ईमेल के माध्यम से जो भी मल्टीमीडिया डेटा भेजा जाता है वह MIME के द्वारा भेजा जाता है। फिर आगे आपको लिख देना है पैराग्राफ चेंज करने के बाद, वह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो असमान कैरेक्टर सेट में लैंग्वेज के टेक्स्ट को इंटरचेंज करता है। साथ ही कई अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के मध्य मल्टीमीडिया ईमेल को ट्रांसफ़र करता है। MIME के यानी कि माइन की निम्न सुविधाएं होती हैं। नंबर 1, इसमें कई लैंग्वेज अरबी कंजी के कैरेक्टर का सेट होता है। सेकंड है, इसमें स्पेशल सिंबल्स मैथमेटिक्स टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें ग्राफिकल इमेज और ऑडियो साउंड फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब आता है क्लाइंट सर्वर क्या होता है। क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर है। नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट या तो सर्वर होता है जिसमें क्लाइंट द्वारा यूज़ किए जाने वाले अधिकांश रिसोर्सेज और सर्विसेज को होस्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है और मैनेज करता है। इस प्रकार की आर्किटेक्चर में नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन सेंट्रल सर्वर से जुड़े हुए क्लाइंट सर्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे लिखना है क्लाइंट आर्किटेक्चर को कंप्यूटर मॉडल या क्लाइंट सर्वर के रूप में जाना जाता है क्योंकि सभी अनुरूप और सर्वर कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव प्रिंटर सर्वर नेटवर्क ट्रैफिक नेटवर्क को मैनेज करने के लिए प्रोसेस है। आगे है क्लाइंट पीसी या वर्क स्टेशन है जिस पर यूज़ एप्लीकेशन चलाते हैं। क्लाइंट रिसोर्सेज के लिए सर्वर पर भरोसा रखते हैं जहां पर कंप्यूटर की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के वातावरण के लिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इसमें से किसी एक को वर्क स्टेशन बना दिया जाता है। फिर अब आगे है सर्वर पर इन सभी कंप्यूटर पर सेव होती है किसी मॉडल का क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में एक से अधिक कंप्यूटर क्लाइंट होते हैं तथा एक सर्वर होता है। फिर आगे आपको लिखना है इस मॉडल में क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट नेटवर्क के द्वारा सर्वर पर भेजता है तथा सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। इस तरह का नेटवर्क रिसोर्सेज को शेयर करने में हेल्प करता है। फिर आपको ये डायग्राम बना देना है जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इससे अच्छा डायग्राम भी बना लेना है आपको। अब इसका डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। फिर आपको ये सर्वर का डायग्राम भी बना लेना है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर। एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर्स आर्किटेक्चर। नंबर 1 है प्रत्येक क्लाइंट को टर्मिनल मॉडल या प्रोसेसर में लॉगिन करने की ज़रूरत को समाप्त करने के लिए डेस्कटॉप इंटरफेस के माध्यम से कोऑपरेट इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाने का अवसर दिया जाता है।
नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर मॉडल के लिए यूज किए जाने वाला एप्लीकेशन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक पर बनाया गया है जो कंप्यूटिंग वातावरण प्रदान करता है जिससे यूज़र को क्लाइंट और सर्वर की सर्विसेज प्राप्त करने के लिए मजबूत किया जाता है। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर यूज़र प्रोसेसर के स्थान या टेक्निक के बावजूद सीधे सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रंट एंड टास्क और बैक एंड टास्क में प्रोसेसर की स्पीड, मेमोरी डिस्क की स्पीड और कैपेसिटी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसी कंप्यूटिंग के लिए अलग अलग ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है सर्वर के आसपास कंट्रोल करने के लिए बेहतर रिसोर्सेज है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकृत क्लाइंट डेटा तक पहुंच सके और उसका यूज़ कर सके। ठीक है वही दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी चैनल पर मैंने आपको डीसी एंड पीजीडीसीए के पिछले 3-4 साल से हम इस चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों, डीसी एंड पीजीडीसीए के। ठीक है, तो हम इस पर ऐसे क्वेश्चन बताते हैं, जो क्वेश्चन हम बताते हैं वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। ठीक है, 3 से 4 साल हो चुके हैं हमें वीडियो डालते हुए, क्योंकि एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों। हमने खुद डीसीए एंड पीजीडीसीए कोर्स कर रखा है, तो इससे हमें पूरी जानकारी है कि पेपर कैसे आता है और पैटर्न क्या रहता है और पेपर का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट है डीसी वालों का सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स और पीजीडीसी वालों का सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइन। इसकी हम आपको यूनिट 3 करवाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। डीसीए सेकेंड सेमेस्टर के ये यूनिट 3 है HTML और पीजीडीसी सेकेंड सेमेस्टर की यूनिट 2 है ये HTML। तो आपको यूनिट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यूनिट कोई भी हो लेकिन क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे, तो इसलिए हम आपको इस वीडियो में पीजीडीसी एंड डीसी सेकेंड सेमेस्टर के साथ में करवा देते हैं HTML के। और हमने पिछली वीडियो भी करवाई यूनिट 1 और यूनिट 2, तो वो यूनिट पीजीडीसी की इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यूनिट कोई भी हो लेकिन आपका टॉपिक भी वही है, तो आप पढ़ सकते हो। और मैंने आपको डीसी एंड पीजीडीसी के IT ट्रेंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं 5 यूनिट के, और उनके आंसर भी करवा दिए हैं, और DTP के भी करवा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं किए तो उनको भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में से आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसलिए आपको ये HTML अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। 3rd है HTML टॉपिक है। आज की वीडियो में HTML करेंगे पूरा, 3rd यूनिट HTML के ऊपर ही दी गई है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस वीडियो में HTML के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इसका पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, HTML क्या होता है। इंटरनेट के लिए HTML की खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी। HTML वेब प्रोग्रामिंग की सबसे इजी और फेमस लैंग्वेज है। इसमें बनाए गए वेब पेज में सामान्यतः टेक्स्ट शामिल किए जाते हैं। वेब पेज बनाने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML की हेल्प लेते हैं। HTML सिंपल टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट में चेंज करने की क्षमता रखता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आपके लिए सरल से सरल शब्दों का यूज़ करके ये वीडियो लेकर आए हैं जिससे कि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट मेन रूप से सिंपल टेक्स्ट की तरह ही होता है। इस सिंपल टेक्स्ट को रीड किया जा सकता है और शेप किया जा सकता है। इसके अलावा न्यू टेक्स्ट भी ऐड किए जा सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट की विशेषता है कि यह दूसरे टेक्स्ट के साथ रिलेशन रखता है। किसी भी हाइपर टेक्स्ट में यदि हम माउस से हाइपर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो और दूसरा डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस डॉक्यूमेंट में हाइपर टेक्स्ट किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक हुआ था, रिलेटेड हो सकता है। यह हाइपर टेक्स्ट लिंक हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। इस प्रकार हम हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से डिफ़िकल्ट वेब पेज की लिंक बना सकते हैं। ठीक है, वेब का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। हाइपर टेक्स्ट से संबंधित एक और
शब्द है हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट को विभिन्न इमेज, एनिमेशन, पिक्चर, साउंड से भी कनेक्ट किया जाता है। फिर आगे लिखना है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हाइपर मीडिया हाइपर टेक्स्ट को मल्टी मीडिया से कनेक्ट करता है। फिर आगे लिखना है आपको, अब आते हैं HTML के बेसिक टैग्स। प्रत्येक वेब पेज के कई तत्वों से मिलकर बना होता है। यह तत्व HTML कोड के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इन तत्वों को टैग कहते हैं। टैग को हमेशा कोष्ठक में लिखा जाता है। सामान्यतः टैग के पेयर होते हैं, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। ये ओपनिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है। और आपको आगे लिखना है, ये आपकी ये बेसिक टैग्स हैं। HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये बेसिक टैग्स हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। HTML का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी HTML का स्टार्टिंग टैग HTML टैग होता है। यह एक कंटेनर टैग है। इसमें 2 टैग होते हैं। नंबर 1 होता है स्टार्टिंग टैग और दूसरा होता है एंडिंग टैग। इसका आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे HTML टैग और ये स्टार्टिंग टैग और ये एंडिंग टैग, ये क्लोज कर दिया जाता है यहाँ से। अब आता है सेकंड नंबर पर हेड टैग हमारी वेब फाइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है। यह HTML टैग के बीच में लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो HTML टैग, फिर हेड के बाद आपको फिर और भी लिखते हैं, फिर हेड टैग, फिर HTML टैग। जैसे कि डेफिनेशन में दिया गया है, हेड टैग हमारी वेब फाइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है। यह HTML टैग के बीच में लिखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये HTML टैग के बीच में ही लिखा है। देखो, ये साइड में ये है और साइड में ये है। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कर दी थी, आपकी कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आता है टाइटल के बारे में पढ़ते हैं। यह हेड टैग के बाद लिखा जाता है या हेड टैग के बीच में लिखा जाता है। वेब पेज के टाइटल को इस टैग के माध्यम से वेब ब्राउज़र के टाइटल बार में प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन आप एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। अब आता है आगे बॉडी। नेक्स्ट है बॉडी टैग पूरे टैग के काम को करता है। यह टैग किसी वेब पेज के स्ट्रक्चर में आने वाले प्रतिभाग को दर्शाता है। यह हेड टैग के बाद यूज़ किया जाता है। टैग व बॉडी टैग वेब पेज के अलग अलग भाग बनाते हैं, ठीक है। और फिर आगे दिया गया है, बीच टैग सेंसिटिव नहीं होती, अर्थात इन्हीं कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिखने पर भी सेम काम करते हैं। आगे बॉडी टैग, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, फिर ये होम पेज हो गया, फिर क्लोज कर दिया है टाइटल टैग, हेड टैग को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी, ठीक है। अब आता है हेडिंग। हम अपनी वेब पेज में हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। इससे वेब पेज को मैनेज करके प्रस्तुत किया। हेडिंग HTML में 6 टाइप्स होती हैं, जिनको हम हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट हेडिंग 1, ठीक है। ये सबसे पहली बार हाई लेवल की हेडिंग है। ये हमारे पेज पर टाइटल देने का काम करती है, अर्थात वेब ब्राउज़र विंडोज़ में वेब पेज पर सबसे ऊपर प्रदर्शित होती है। फिर हेडिंग 2 आती है। यह वेब पेज पर मुख्य भागों को प्रदर्शित करने का काम करती है। हेडिंग 3 है। यह मेन पार्ट्स के अंदर सब पार्ट को प्रदर्शित करने का काम करती है। फिर आती है हेडिंग 4, 5, 6। यह हेडिंग लो लेवल की हेडिंग होती हैं। इनकी यूज़ वेब ब्राउज़र अधिक करता है। एग्जाम्पल इन हेडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो HTML टैग, हेड, टाइटल, होम, टाइटल को क्लोज कर दिया है, हेड टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी, फिर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी प्रकार आपको लिखना है। फिर हेडिंग 4 आती है, 4, 5, 6 टाइप्स होती हैं हेडिंग की।
और आप इसको भी याद रखिएगा, हर बार चेंज करने पर सेव करना होता है। यदि आप सेव नहीं करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हर बार चेंज करने पर सेव करना होता है, ये आप याद अच्छे से रखिएगा। अब आता है पैराग्राफ। आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये दिया गया है, हम आपको पूरा पढ़कर नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये एग्जाम्पल दिया गया है पैराग्राफ का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब आता है आपका टेक्स्ट अलाइन टैग। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। फिर इसका एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब आता है फॉन्ट टैग, इनको भी आप पढ़ते जाइएगा। फॉन्ट टैग, आप इसको भी अच्छे से पढ़ते जाइएगा। फॉन्ट टैग, फिर फॉन्ट साइज, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है फॉन्ट साइज का, क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको इस तरह के पहले ये साइज़ रहेगा फॉन्ट साइज़, फिर इतना हो जाए, फिर ऐसे ऐसे आप अपने अनुसार कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे साइज चेंज होते हैं। फिर आगे ये दिया गया है आपको। अब आता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर आता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको फिर एग्जाम्पल आगे करना है। ये आधा एग्जाम्पल उधर दिया गया, आधा इधर है। अब आता है फॉन्ट फेस। ये फॉन्ट फेस को भी आप देख लीजिएगा। ये फॉन्ट फेस, इसका एग्जाम्पल भी दिया है आपको यहाँ पे। जल्दी जल्दी पढ़ते जाइएगा, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब आता है फॉन्ट फेस, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जल्दी जल्दी पढ़ते जाइएगा, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। अब 7 जून को आपका फर्स्ट पेपर है IT ट्रेंड्स का, DCA एंड PGDCA सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। और 10 जून को आपका सेकंड पेपर है इसी का, इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स। और 13 तारीख को आपका DTP का है। अब आपके पास समय नहीं है, इसलिए आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ते जाइएगा। अब आता है आपका लाइन ब्रेक टैग। इसको आप वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट ही लेकर आए हैं, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ब्रेक टैग, ब्रेक टैग को किससे प्रदर्शित करते हैं? ये BR से, BR, ठीक है। इसको भी पढ़ते जाइएगा। फिर ये उसका एग्जाम्पल है और आपको आगे भी लिख लेना है। अब आता है आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग, इसको भी पढ़ लीजिएगा जल्दी से। अब आते हैं बोल्ड, इटालिक, बोल्ड, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, ठीक है। इसको V से व्यक्त किया जाता है और इटालिक में तिरछा किया जाता है लेटर को। फिर आता है अंडरलाइन, ये अंडरलाइन खींची जाती है इससे, ये तो अब आप लोग सब जानते हैं। अब आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इनको भी आप जानते ही होंगे। स्ट्रिक्ट, इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर में करवा चुके थे, लेकिन आपको इसमें भी एक बार देख लेना है। ये आपका एग्जाम्पल है, आप इसमें देख सकते हो। अब आता है HTML लिस्ट। HTML लिस्ट क्या होती है? लिस्ट का यूज़ रिलेटिव का इंफॉर्मेशन के ग्रुप के साथ यूज़ किया जाता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन रूप से एक से दूसरे कनेक्ट करने में और रीड करने में आसान होता है। HTML के 3 टाइप्स होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, और 3rd नंबर पे आता है डिफाइन लिस्ट। आप इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा जल्दी से। अब आता है आपका ये एग्जाम्पल दिया गया है, अनऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल है, इसको भी कर लीजिएगा आप।
ये इसका एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट वाले का, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट का। लिस्ट बनाने के लिए हम निम्न प्रोग्राम को टाइप करते हैं। किस किस को टाइप करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, इन सभी को, इनको भी कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल है, अनऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल है दोस्तों, ऑर्डर लिस्ट, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप जल्दी से। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, इसमें ही आपको पूरा याद हो जाएगा। बहुत सरल से सरल शब्दों का यूज़ करके आपके लिए ये वीडियो लाई गई है। ये ऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। 3rd नंबर पे आता है डिफाइन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन, डिफाइन या डिस्क्रिप्शन, ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है। इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हम आपको पढ़कर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो वीडियो को रोक रोक कर। अब आता है टेबल टैग। टेबल टैग को टेबल टैग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। HTML टेबल टैग में ओपन और क्लोज दोनों को दर्शाता है। एक HTML टेबल में 2 प्रकार की सेल्स हैं, हेडर सेल्स और स्टैंडर्ड सेल्स। 2 सेल्स होते हैं, हेडर सेल्स और स्टैंडर्ड सेल्स। हेडर सेल्स, इसमें हेडर सेल्स की इंफॉर्मेशन होती है, इसमें TH यहाँ पे दिख नहीं रहा, आप याद रखिएगा, TH से इसे दर्शाया जाता है। और स्टैंडर्ड सेल्स को, इसमें डेटा होता है, इसे TD के साथ क्रिएट किया जाता है। TD याद रखिएगा, इसको TH से, इसको TD से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब आता है TR टैग। TR टैग का मतलब है टेबल रो टैग। यह टैग HTML में टेबल में रो को आइडेंटिफाई करता है। इसमें भी ओपन और क्लोज 2 टैग होते हैं। TR टैग में एक या एक से अधिक THT टैग या TD टैग होते हैं जो टेबल टैग के बीच में लिखे जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल में दिया गया है आपको, ये और आगे भी दिया गया है। अब आता है इनलाइन इमेज टैग। आप इसको जल्दी से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ लेना है, फिर ये इसका एग्जांपल दिया गया। अब आता है यूजिंग लिंक। अब आता है यूजिंग लिंक, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप जल्दी से। ये स्टेप वाइज दी गई हैं, इनको भी पढ़ना है, जल्दी से पढ़ते जाइएगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मिल सकें। ये एंकर, इनको पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम्पल हैं। अब आता है बैकग्राउंड कलर, इसको भी पढ़ लेना है आपको, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यदि ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा अच्छे से। यदि आपने एक बार पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट बार में आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद में ही समझ में आएगा। फ्रेम आता है, फ्रेम पर आधारित पेज 2 या 2 से अधिक सेक्शंस में पेज को डिवाइड करता है तथा प्रत्येक सेक्शन अपना HTML डॉक्यूमेंट होता है। फ्रेम बनाने के लिए हम बॉडी टैग के स्थान पर फ्रेम सेट टैग का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम सेट ब्राउज़र पेज की सेटिंग के हिसाब से सेट किया जाता है। ये फ्रेम है, फिर इसका ये एग्जांपल है, ठीक है। अब आता है फॉर्म बनाने के लिए हम 2 एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट कर लेना है, एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आपको आगे ये लिख देना है प्रॉपर्टीज़। फॉर्म टैग का मेथड प्रॉपर्टीज़ फॉर्म में यह बनाता है कि डेटा को फॉर्म प्रोसेसर में ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। फॉर्म प्रोसेसर
आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है। हम मेथड प्रॉपर्टीज़ में 2 वैल्यू को साइन कर सकते हैं, गेट और पोस्ट। ठीक है, फिर अब आगे आता है गेट क्या होता है। यदि फॉर्म के मेथड प्रॉपर्टी में गेट वैल्यू इंटर की जाए तब फॉर्म प्रोसेसर को फॉर्म एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्यूरी स्ट्रिंग के रूप में दिया जाता है। मेथड प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू नहीं दी जाए तो इसे गेट बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है। ठीक है, अब आता है पोस्ट। यदि फॉर्म का मेथड प्रॉपर्टी पोस्ट दिया जाए तो फॉर्म प्रोसेसर को फॉर्म प्रोग्राम के एक स्टैंडर्ड फॉर्म का में इनपुट के रूप में दिया जाता है। ठीक है, अब आगे आता है फॉर्म टैग का एक्शन प्रॉपर्टी यह बताती है कि फॉर्म को क्या करना चाहिए। फॉर्म में यूज होने वाले बेसिक एलिमेंट, यहाँ पे भी एलिमेंट कर लेना, ELEMENT। एलिमेंट निम्न प्रकार से हैं: टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, मेनू, सब एंड रिसेंट बटन। अब आता है क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट करें, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम आपको पूरा पढ़कर नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए नंबर बाय नंबर। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब आता है क्रिएट लार्ज टेक्स्ट बॉक्स, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है। अब आता है क्रिएट रेडियो बटन को कैसे क्रिएट करें, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो आपको ये सब अच्छे से पढ़ लेना है, इनमें से ही पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये टॉप यूनिट 3 HTML के ऊपर ही है, इसलिए इसमें ओनली HTML के बारे में ही बताया गया है, पूरा डिटेल से। ये उसी के ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब आता है क्रिएट चेक बॉक्स, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी भी स्टेप्स दी गई हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इसके। अब आता है क्रिएट मेन्यू, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये सभी की स्टेप लिखवाई गई हैं हमें, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना है और आप याद कर लोगे इसको तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आपने भी एक भी बार नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ऐसे थोड़ा टफ है, लेकिन ये इतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। आप फर्स्ट बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा थोड़ा। जिन स्टूडेंट ने पढ़ लिया होगा उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, अब आता है फॉर्म टैग का एग्जाम्पल। आप इसको बना लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम्पल है, इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी। अब आता है CSS क्या होता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हम पूरा पढ़कर इसलिए नहीं बता रहे, वीडियो बड़ी हो जाएगी और अब आपके पास टाइम नहीं है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये दिया गया है आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS के बारे में बताया गया है ये। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च कर लेना है DCA एंड PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के
2023 के IMP क्वेश्चन भी करोगे तो IMP क्वेश्चन तो हमारी वीडियो ही डाल जाएगी, उसमें आपकी IMP क्वेश्चन में भी जाएगी। और आप पेपर सर्च करना चाहते हैं, यदि आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है तो इस पर मैं आपको प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड सब्जेक्ट इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स DC वालों का, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइन PGDC वालों का 4 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। 4 यूनिट में टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट पर पूरी यूनिट दी गई है। 4 यूनिट जावा स्क्रिप्ट पर है और इस वीडियो में से आपको 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। पिछली यूनिट हम आपको करवा चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट करवा चुके हैं इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स एंड वेब डिज़ाइनिंग की, और हमने आपको IT ट्रेंड्स की 5 यूनिट करवा दी हैं, क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं उसके। यदि आपने नहीं किए हैं तो उनको भी कर लीजिएगा, और DDP के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके आंसर भी करवा दिए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट का विकास नेटस्केप कम्युनिकेशन नाम कंपनी के द्वारा किया गया है। इसे पहली बार 1995 नेटस्केप नेविगेटर 2.0 नाम के ब्राउज़र के साथ जारी किया गया, और स्टार्टिंग में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, लेकिन इसका नाम बाद में चेंज करके जावा स्क्रिप्ट रखा गया। जावा स्क्रिप्ट सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा सभी प्लेटफॉर्म पर चलने वाली OPP लैंग्वेज के रूप में डेवलपमेंट की गई है। इसी कंपनी में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट से बदलकर जावा स्क्रिप्ट रखा गया है। ठीक है, आगे है। इस समय जावा स्क्रिप्ट 3 रूप में मिलता है: कोर जावा स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट, सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट। ये इसके 3 रूप दिए गए हैं। फिर अब आगे पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। इसका सिंटैक्स देखना है। किसी भी HTML प्रोग्राम में जावा स्क्रिप्ट को ऐड करने का सिंटैक्स आप देख सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ HTML प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन रीड एबिलिटी के लिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि इसे हेड टैग के अंदर ही लिखें। ये आप देख सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। पहले लिखना है आपको HTML टैग, हेडर टैग, टाइटल टैग में लिख देना है आपको माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट कोड या टाइटल। ठीक है, फिर हेड टैग, इसको हेड टैग को बंद कर देना है। फिर बॉडी स्क्रिप्ट टैग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है जावा स्क्रिप्ट बेसिक एलिमेंट्स। जावा में लगभग वे सभी प्रोग्रामिंग क्षमताएं होती हैं जो अधिकांश लैंग्वेज में पाई जाती हैं, जैसे वेरिएबल कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंटेंट्स, यूज़र डिफाइंड कंटेंट्स आदि। इन सभी प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए गए जावा स्क्रिप्ट कोड में किया जा सकता है। यहाँ पे किया कर लेना है, किया जा सकता है। फिर आपको आगे लिखना है जावा स्क्रिप्ट की एक न्यू टेक्निक के कारण HTML की वर्क प्रोसेस बढ़ जाती है और वेब पेज इंटरेक्टिव बन जाते हैं। अब आता है डेटा टाइप्स एंड कंटेंट्स। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप्स पहले से घोषित नहीं किया जाता है। एक प्रकार के वेरिएबल को अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार से डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को प्राइमरी के हिसाब से 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे आता है नंबर सामान्यतः इंटीजर अथवा फ्लोटिंग हो सकता है। इंटीजर में कोई भी दशमलव में नहीं हो सकता, जबकि फ्लोटिंग में दशमलव में यूज किया जा सकता है, जो ई कैरेक्टर के बाद लिखा जाता है। आप यहाँ पे ये एग्जांपल लिख रहा है, इसको भी देख सकते हो। इसी प्रकार आपको एग्जांपल कर लेना है। अब आता है बूलियन वेरिएबल या कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स बूलियन को लॉजिक ऑपरेटर जैसे एंड और नॉट आदि का यूज़ किया जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स को संख्यात्मक व्यंजनों में यूज करके उसे 0 या 1 में चेंज कर देता है। 3rd नंबर पे आता है स्ट्रिंग या डबल कोटेशन मार्क में रखे गए 0 या उससे अधिक सिंबल्स को स्ट्रिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए श्याम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है।
श्याम, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है राम। यह सभी स्ट्रिंग है। यदि किसी भी संदर्भ मार्ग को स्ट्रिंग में शामिल करना है तो उसमें पहले ब्लैक वर्ड लगाते हैं। ठीक है। फुल नंबर पे आता है नन। यह केवल एक वैल्यू नन को डिस्प्ले करता है जो कि खाली जगह को दर्शाता है। जावा स्क्रिप्ट में सामान्यतः इसका यूज वेरिएबल को स्टार्टिंग घोषित करने के लिए वैल्यू को रखने में किया जाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार हो चुके हैं। अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल विभिन्न वस्तुओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इनका नाम कुछ भी रखा जाता है जिनके द्वारा उनका संदर्भ दिया जाता है। वेरिएबल नाम ऐसे रखे जाने चाहिए उनसे उनका पता चलता हो कि वेरिएबल का यूज कौन से मान यानी वैल्यू का स्टोर करने में किया जा रहा है। वेरिएबल के नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अक्षर स्मॉल a to z अथवा कैपिटल लेटर a to z और अंडर स्टोर से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब आता है ऑपरेटर एक्सप्रेशंस। अब देखते हैं ऑपरेटर एक्सप्रेशंस क्या होता है। किसी भी ऑपरेटर का यूज एक या एक से अधिक वैल्यू को केवल एक ही वैल्यू में चेंज करने के लिए किया जाता है। जिन वैल्यू को ऑपरेटर पर अप्लाई किया जाता है उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। आगे लिखना है किसी ऑपरेटर और उसके ऑपरेटर्स को कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन कहा जाता है। फिर आगे लिखना है आपको जावा स्क्रिप्ट में यूज किए जाने वाले ऑपरेटर निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। नंबर 1 अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। इनका यूज मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में मैथमेटिकल जैसे आपको ये साइन बनना है आप इनको कर सकते हो। अब आता है लॉजिकल। इन ऑपरेटर का यूज बलून ऑपरेटर्स का बलून्स ऑपरेटिंग के लिए किया जाता है जावा स्क्रिप्ट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर का यूज 2 वैल्यू की तुलना करने के लिए किया जाता है और इनका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में होता है। जावा स्क्रिप्ट में यूज किए जाने वाले ऑपरेटर निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये 2 ऑपरेटर के और नाम आप लिख सकते हो, इनको और डिटेल में भी लिख सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स और स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। जी दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब आता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ब्रांचिंग होता है और दूसरा होता है लूपिंग। ब्रांचिंग में आता है व्हाट एक्शन, एक्शन क्या है, और लूपिंग में आता है हाउ मैनी टाइम्स एक्शन। ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं ब्रांचिंग एंड लूपिंग के बारे में। ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है? विभिन्न स्थितियों के आधार पर निष्पादन के प्रभाव रोकने के लिए तय करने के लिए कंडीशन स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। यदि कोई स्थिति सत्य है तो यह एक प्रोसेस करे और यदि स्थिति असत्य है तो दूसरी प्रोसेस करें। वीडियो को 102 बार देख लीजिएगा, इसमें ही आपको याद हो जाएगा। बहुत सरल से सरल शब्दों का यूज़ करके आपके लिए यह वीडियो लाई गई है, जिससे कि आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जावा स्क्रिप्ट में मुख्य रूप से 3 कंडीशन स्टेटमेंट हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 1 है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट हैं। अब इफ स्टेटमेंट में क्या होता है? इफ स्टेटमेंट एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट में यदि एक कंडीशन सही होती है तो यह ग्रुप को निष्पादित करता है और यदि कंडीशन असत्य है तो उसको निष्पादित करेगा। ठीक है। ये सिंटैक्स लिख रहा है, आपको ये देख सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे। ठीक है। और आगे भी लिखा गया है इसका, ये एग्जाम्पल है, आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अब आता है सेकंड नंबर पे इफ एल्स स्टेटमेंट। ये लिखा है इफ एल्स स्टेटमेंट
इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों तरफा स्टेटमेंट है जिसका यूज डिसीजन लेने और स्टेटमेंट को कंडीशनली निष्पादित करने के लिए किया जाता है। फिर आगे एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है 3rd नंबर पर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट दो या दो से अधिक कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आप इसका भी सिंटैक्स लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पीछे दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक सिंटैक्स है इसका, फिर यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आता है लूपिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आता है 2nd नंबर पर लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट लूप का उपयोग बार बार कोड के एक ब्लॉक को चलाने के लिए किया जाता है जब तक कि एक निश्चित कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। जावास्क्रिप्ट व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर सहित कोड के एक ब्लॉक को चलाने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। अब आता है व्हाइल लूपिंग। इसमें भी आपको आगे दिया गया है व्हाइल लूपिंग। व्हाइल लूपिंग एक एंट्री नियंत्रित लूप स्टेटमेंट है। ये जावास्क्रिप्ट में सबसे बुनियादी रूप है। यह किसी स्टेटमेंट को बार बार निष्पादित करता है जब तक कि एक्सप्रेशन सत्य है, और एक बार जब एक्सप्रेशन असत्य हो जाता है तो लूपिंग समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये व्हाइल कंडीशन है, आप इसका लिख लीजिएगा। फिर यहाँ से इसका एग्जाम्पल दिया गया है। और ये आगे भी लिख लेना है आपको एग्जाम्पल। अब आता है डू व्हाइल डू के कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, जो कि व्हाइल लूप के समान है। डू व्हाइल डू लूप में इतना अंतर है कि वो लास्ट में वैल्यू चेक की जाती है। यह लूप कम से कम एक बार निष्पादित होता है, भले ही स्थिति सत्य हो या असत्य हो। इसका सिंटैक्स लिख लीजिएगा। ये फिर इसका आगे एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल है इसका। अब आता है फॉर लूपिंग। फॉर लूप एक कॉम्पैक्ट लूपिंग का एक्ट है। इसमें 3 लूप आते हैं। लूप का स्टार्ट करना, इसमें 3 कंडीशन आती हैं। इसमें और आगे लिख नहीं रहा है। इसमें 3 कंडीशन आती हैं। नंबर 1 लूप का स्टार्ट करना, दूसरा है कंडीशन को स्टार्ट करना, तीसरा है इंक्रीमेंट। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा। फिर ये एग्जाम्पल है यहाँ से। यदि दोस्तों आपने अभी तक IT ट्रेंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं किए हैं तो उनको भी ज़रूर कर लीजिएगा। उसका फर्स्ट पेपर है आपका 7 जून को। ठीक है, इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स का पेपर है 10 जून को, और DTP का पेपर है आपका 13 जून को। और हमने आपको DTP के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आती है यरी क्या होता है? यरी ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में कई वैल्यू को स्टोर करता है। यह एक ही प्रकार के एलिमेंट्स की एक निश्चित आकार की सीक्वेंशियल कलेक्शन को स्टोर करके रखता है। एक यरी का यूज़ डेटा की कलेक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन एक यरी एक ही प्रकार के वेरिएबल के कलेक्शन के रूप में समझना अधिक उपयोगी होता है। अब इसको लिख लेना है आपको, तो इसका एग्जाम्पल है ये। फिर आगे पढ़ेंगे एरी के बारे में और आगे देखेंगे। एरी पैरामीटर स्ट्रिंग या इंटीजर की एक लिस्ट है। जब एरी बनाने वाला होता है एक न्यूमेरिकल पैरामीटर निर्देशित करता है तो आगे है तो एरी की लंबाई स्ट्रॉन्ग डिसाइड की जाती है। फिर और आगे लिखना है आपको, वो एरी को केवल वैल्यू को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, उपयोग करने के लिए सीक्वेंसर कलेक्शन करने के लिए और एरी के अंदर वैल्यू।
इसे आप कर सकते हो, यहाँ दिखाई दे रहा है फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। अब आता है एरी प्रॉपर्टीज़। एरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ इवेंट्स, अब आते हैं इवेंट्स, घटनाएं। HTML के साथ जावास्क्रिप्ट का इंस्ट्रक्शंस उन घटनाओं के मध्य से कंट्रोल किया जाता है जब यूज़र ब्राउज़र किसी पेज में चेंजेस करते हैं। फिर आगे लिखना है, जब पेज लोड होता है तो उसे एक इवेंट्स कहा जाता है। जब यूज़र एक बटन पर क्लिक करता है तो वह क्लिक ही एक इवेंट है। दूसरे एग्जाम्पल में किसी भी की को प्रेस, एक विंडो को क्लोज, एक विंडो को क्लोज या एक विंडो का साइज बदले आदि जैसे इवेंट शामिल हैं डेवलपर करता है। जावास्क्रिप्ट कोड को निष्पादित करने के लिए यूज किया जाता है। आप इसमें देख लीजिएगा। फिर आगे दिया गया है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये दिया गया है, ये अब आता है फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म दिया गया है। इसमें फॉर्म में 6 एट्रीब्यूट्स में होता है जिनका यूज किसी जावास्क्रिप्ट को टाइप करने के लिए किया जा सकता है जब कोई इवेंट्स फॉर्म लेवल पर होता है। ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन रिसेट, ऑन सेलेक्ट, ऑन बेलर, ऑन बाइलर, ऑन फोकस। ठीक है, ये 6 प्रकार का होता है। फिर आगे आपको दिया गया है ये कीबोर्ड, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर अब आते हैं अदर इवेंट्स, इनको भी पढ़ लेना है। फिर ऑन क्लिक इवेंट्स आता है ये। फिर है ऑन माउस ओवर इवेंट, इन सभी को पढ़ लेना है आपको। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम आपको पूरा पढ़कर नहीं बताएंगे, पढ़ लीजिएगा आप इनको। ठीक है, अब आता है ऑन फोकस इवेंट, इसको भी पढ़ लेना है आपको। अब आता है ऑन लोड इवेंट, इनको भी पढ़ लीजिएगा। ऑन अनलोड इवेंट, अलर्ट बॉक्स, इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं हुई कोई भी। और आपको DC एंड PGDC का स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, 1-2 दिन पढ़ते हैं और पेपर देकर आते हैं। इस कोर्स में 10% बच्चे पढ़ते हैं, मात्र 10% बच्चे ही पढ़ते हैं इसका सिलेबस। ठीक है, और 90% तो पढ़ते ही नहीं हैं, बिना पढ़े ही आते हैं और 1-2 दिन पेपर के 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते वो। इसमें यदि आपको इसमें कम समय में ज़्यादा कवर करना है तो आपको क्या करना है, ओनली वीडियो देख लेना है। हम बता रहे हैं तो वो आपको वही क्वेश्चन कर लेना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और मैंने आपको इनके आंसर की वीडियो भी डाली हैं, तो इनके आंसर भी आपको क्या करना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। सेकेंड सेमेस्टर इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स की यूनिट 5 करवाऊंगी दोस्तों, और ये 1 से लेके यूनिट 4 तक मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके आंसर। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इंटरनेट, ये तो सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट की 5वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट का टॉपिक का नाम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे आज की यूनिट में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करवाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। ये यूनिट 5 है, ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है। आगे दिया गया है, यह इंटरनेट पर बिजनेस है। इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से सर्विसेज और थिंग्स की बिक्री और खरीद को ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सरल से सरल शब्दों में लेकर आए आपके लिए, जल्दी से याद हो जाएगा दोस्तों। को 2 बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब आता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक के
रूप में डेटा या दो से अधिक पार्टियों के बीच ट्रांसफ़र होता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग ई कॉमर्स को टाइम और दूरी के बिना वस्तु और सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये आगे दिया गया है। इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय उदाहरण में से एक है। ई कॉमर्स के उदाहरण: ऑनलाइन शॉपिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन लिंकिंग, ऑनलाइन बिलिंग। ठीक है, आप ये अच्छे से कर लेना है और आपको इसको ये ई कॉमर्स के उदाहरण हैं की विशेषताएं। ई कॉमर्स के कौन कौन से फीचर्स हैं? एक्सेस: इंटरनेट आज देश के कोने कोने में फैला हुआ है और इसकी हेल्प से आप कहीं पर भी और कहीं भी ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। और सेकंड है, अब आता है भ्रष्टाचार, करप्शन। यदि आप दुकानदारों से कुछ खरीदते हैं तो कई बार आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ई कॉमर्स की दुनिया में आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है। यदि आपके साथ ऐसा होता भी है तो आप आसानी से ऐसे सेलर की रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिटेल। ऑनलाइन प्रोडक्ट पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यदि आप कोई मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका प्रोसेसर, मेमोरी, मॉडल, डेटा को प्रोटेक्ट आदि के बारे में विस्तार से बताया जाता है। ये आपकी हो चुकी हैं ई कॉमर्स की विशेषताएं हो चुकी हैं। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, ई कॉमर्स का यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार कर सकता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स कंपनी की ब्रांड को बेहतर करता है। ब्रांड यानी छवि को बेहतर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कस्टमर सर्विसेज प्रदान करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स बिजनेस प्रोसेसर को सरल बनाने और उन्हें तेज़ व कुशल बनाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ई कॉमर्स पेपर का काम बहुत कम कर देता है। कर लेना यहाँ पे, कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन में वृद्धि की जाती है। ये उत्पादन में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट की लागत कम करने में मदद करता है, इसलिए कम समृद्ध लोग ही खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स कस्टमर को सस्ते और क्वालिटी प्रोडक्ट को मौका देता है। आगे है, ये नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्केट में बिजनेस एक्टिविटी की डिमांड को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स के माध्यम से छोटे इंटर प्रोडक्ट खरीदने, यहाँ पे खरीदने कर लेना है, खरीदने तथा बेचने का सर्विस के लिए ग्लोबल मार्केट में एक्सेस करने का आसान तरीका है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स बिजनेस में व्यक्तिगत रूप से 24/7 के रूप में मार्केट में एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। ये आपके हो चुके हैं एडवांटेज। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट नंबर पे है, ई कॉमर्स ग्लोबल रूप से आपके लिए दरवाज़ा खोल देता है, अतः ग्लोबल रूप से व्यापारियों के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स को यूज़र को समझने में असफलता होती है कि वह ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करे। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स का यूज़ मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। आज भी इंटरनेट कभी व्यक्तियों तथा छोटे छोटे व्यक्तियों की पहुंच से दूर है, इसके कारण नॉलेज का अभाव होता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी कॉल्स या ईमेल की ज़रूरत होती है, जो काफ़ी बड़ा खर्चा देती है। ये इसके 4 डिसएडवांटेज हो चुके हैं। अब आते हैं टेक्नोलॉजी इन ई कॉमर्स। नंबर 1, इंटरनेट बैंकिंग।
आज के समय में बैंकिंग का काम बहुत सरल हो गया है। इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। कर लेना है। आगे दिया गया है, पहले कस्टमर के लिए बैंकिंग करना इतना सरल नहीं होता था। अपने अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे बैंक की उसी शाखा में जाना पड़ता था जिस शाखा में उसका अकाउंट था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैंक का यूज़ करने से उसे अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वह अपने अकाउंट की डिटेल इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल या कंप्यूटर में देख लेता है। ठीक है, अब आता है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग भी ई कॉमर्स की मुख्य टेक्नोलॉजी है। ई शॉपिंग के माध्यम से हम घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर हमें पहले कोई प्रोडक्ट खरीदना होता था तो उसके लिए मार्केट में उस प्रोडक्ट की शॉप पर जाना होता था। इससे टाइम वेस्ट हो जाता था। अब आता है ई बिजनेस। ई बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के माध्यम से भी जाना जाता है। यह भी ई कॉमर्स का ही रूप है। रूप लिख लेना है यहाँ पे, ई कॉमर्स का ही रूप है। ई कॉमर्स इंटरनेट पर किए जाने वाले बिजनेस को कहते हैं। यह निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1 B2B, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। नेक्स्ट है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, अब आता है ई ऑक्शन। ई कॉमर्स की मेन टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है ई ऑक्शन। इसके द्वारा टेक्नोलॉजी रूप से नीलामी की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट है ई लर्निंग। ई कॉमर्स का यूज़ केवल शॉपिंग, बिजनेस, फिर बैंकिंग के क्षेत्र में ही नहीं किया जाता है, इसका यूज एजुकेशन में भी किया जाता है। आगे आता है जिसे हम ई लर्निंग कहते हैं। ई लर्निंग के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक आदि की पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के प्रकार। B2B ई कॉमर्स। B2B ई कॉमर्स का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। दो बिजनेसमैन के बीच किए गए लेन देन से संबंधित, जैसे अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती है और यदि किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर बेचती है तो उसे B2B के अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट B2C ई कॉमर्स। इसमें लेन देन B2C के बीच होता है। यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ई कॉमर्स होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ई कॉमर्स है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी कस्टमर सीधी वस्तुएं खरीदता है। अब आता है C2B ई कॉमर्स। यह लेन देन B2C के अपोजिट है, जिसमें लेन देन कस्टमर और बिजनेस के बीच होता है। जैसे एक कस्टमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्टमेंट देता है और कोई कंपनी उसके लिए वेबसाइट बनाने के लिए ऑफ़र करती है। नेक्स्ट है C2C ई कॉमर्स। C2C दो कस्टमर के बीच लेन देन होता है। इसमें दो कस्टमर के द्वारा आपस में कुछ खरीदा या बेचा जाता है, जैसे कि ठीक है। अब आता है B2G ई कॉमर्स। इसको आप पढ़ लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। और C2G ये IT ट्रेंड्स में पढ़ा था। इसका मतलब है सिटीजन टू गवर्नमेंट। अब आता है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ठीक है, ये आगे दिया गया है उदाहरण। अब आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पेमेंट। इसको भी पढ़ लेना है आपको। ई कॉमर्स साइट इलेक्ट्रॉनिक ई पेमेंट का यूज़ करती है। जब आप कोई सामान या सर्विस ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ करके पेमेंट करते हैं। ऐसे या चेक का यूज़ किए बिना पेमेंट के इस तरीके को ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ई कॉमर्स सिस्टम के विभिन्न प्रकार हैं।
नंबर 1 क्रेडिट कार्ड। इसका यूज़ करना सरल होता है। क्रेडिट कार्ड छोटा प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसे एक खाते के साथ एक नंबर जुड़ा होता है। इसमें एक चुंबकीय बार भी लगी होती है। इसका यूज़ कार्ड रीडर के माध्यम से क्रेडिट कार्ड को रीड करने के लिए किया जाता है। जब कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदता है तो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक कस्टमर की ओर से पेमेंट करता है और कस्टमर के पास एक निश्चित समय अवधि होती है जिसके बाद वह क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स माध्यम है जो कस्टमर अपनी फाइनेंशियल लिमिट के अंदर ऑनलाइन खर्च करना चाहता है। वह अपनी डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पसंद करता है। डेबिट कार्ड के साथ कस्टमर केवल उस पैसे से खरीदे गए सामान का पेमेंट कर सकता है जो उसके बैंक खाते में पहले से उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है ई वॉलेट। यह एक प्रीपेड अकाउंट है जो कस्टमर को एक सुरक्षित वातावरण में कई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक खाता स्टोर करने की अनुमति देता है। यह पेमेंट करते समय हर बार अकाउंट की इंफॉर्मेशन को समाप्त करता है। ठीक है, आगे आता है एक बार जब कस्टमर रजिस्टर हो जाता है तो वह ई वॉलेट प्रोफाइल बनाता है और तेज़ी से पेमेंट कर सकता है। और आगे दिया गया है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो डिटेल में। ई मनी, ई नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, EFT, स्मार्ट कार्ड, अमेज़न पे, व्हाट्सएप पे, भीम, ठीक है, UPI। आप इन सभी का भी अच्छे से वर्णन कर सकते हो। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आपको पुरानी वीडियो नहीं मिल रही तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।